हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आज प्यारे बच्चों हम लोग क्लास 10th विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान में एक और शानदार पाठ के साथ में गीतेश पांडे आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। जैसा कि आज का क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे और चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आवर्धन जो होता है, रेखीय आवर्धन क्या है उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और चिन्ह परिपाटी के बारे में भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो जैसा कि इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों कि अगर आप इस प्रश्न को अच्छे से सीखेंगे तब आप कॉन्सेप्ट के साथ जो है इसके जो आंकिक प्रश्न होंगे उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अंत तक बने रहें और चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से, क्लियर तरीके से इसको सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेखीय आवर्धन। देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो अगर पहले बच्चों हम रेखीय आवर्धन की बात करें तो रेखीय आवर्धन क्या होने वाला है हमारा, कोई जैसे वस्तु है उसकी जो प्रतिबिंब की लंबाई है और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होगा उसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये होगा हमारा m। m बराबर क्या होता है, ये I बाई ओ और बराबर क्या होता है माइनस का v बाई ई ओ। तो जो रेखीय आवर्धन का सूत्र होगा प्यारे बच्चों वो हमारा होगा m बराबर I बाई ओ बराबर कितना होगा माइनस का v बाई ई ओ होगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर देखें इस सूत्र को कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसका अगर हम डेरिवेशन देखें तो देखिए अगर हम इसके निगमन की बात करें रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र m बराबर I बाई ओ बराबर माइनस v बाई यू का निगमन। किस प्रकार से इस सूत्र को हम प्यारे बच्चों प्राप्त करते हैं, देखिए इसमें अगर हम अवतल दर्पण के सहायता से इसको देखें तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं। चित्र में हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक, अवतल दर्पण में जैसा कि आप लोग इसमें पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि इसके बाहरी भाग पर मतलब उभरे हुए तल पर क्या होती है, कलई होती है और परावर्तन कहाँ से होता है प्यारे बच्चों, वो दबे हुए भाग से होता है। तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। अब देखिए इसके लिए ये क्या है, ये है हमारा मुख्य अक्ष। ठीक, अब यहाँ पर ये है एक वस्तु ए बी। ठीक, इसमें ए बी क्या है,
एक वस्तु है। अब यहां से अगर देखें, देखिए अब बिंदु ए से जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहां से होकर जाती है प्यारे बच्चों? वो एफ से होकर जाती है। दूसरी किरण जो यहां से चलकर बिंदु सी से होकर जाएगी, वो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। अगर यहाँ देखें तो इसको हम सी लिख सकते हैं और ये है हमारा एफ। ठीक, कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्यारे बच्चों, कहाँ से होकर जाएगी? वो एफ से होकर जाएगी। दूसरी किरण जो सी से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। दोनों किरणें, अगर दोनों परावर्तित किरणें देखें तो एक दूसरे को बिंदु B1 पर काटती हैं, और अगर हम यहाँ मुख्य अक्ष से एक लंब डाल दें, ये देखिए मुख्य अक्ष से अगर एक लंब डाल दें हम A1 B1, तो ये क्या होगा? ये वस्तु AB का प्रतिबिंब है, जो कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा प्यारे बच्चों? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ठीक, अब यहां पर अगर देखें तो इसमें देखिए अगर कोई किरण, जैसे अगर यहां देखें एक किरण यहां से अगर ये इस ध्रुव पर आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात ये भी क्या होगा? इसी बिंदु से होकर जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि जितनी भी परावर्तित किरणें होंगी वो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटेंगी। जितनी भी परावर्तित किरणें होंगी वो एक दूसरे को क्या होंगी? एक ही बिंदु पर प्यारे बच्चों काटेंगी। ठीक, अब देखिए अगर यहां पर देखें तो लिखेंगे अवतल दर्पण वस्तु AB का कैसा प्रतिबिंब बना रहा है? ये बना रहा है वास्तविक, उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब A1 B1 बनाता है। अवतल दर्पण क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? वस्तु AB का वास्तविक, उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब A1 B1 बनाता है। ठीक, अब इसमें हमको करना क्या है? देखिए अब अगर हम यहाँ दो त्रिभुज की बात करें, जैसे एक त्रिभुज हम लेते हैं यहाँ APB। देखिए त्रिभुज लेंगे APB तथा देखिए APB तथा A1PB1, A1PB1 में अगर इन दोनों त्रिभुजों में देखें, देखिए अब अगर इस कोण की बात करें तो ये कोण और ये कोण दोनों कैसे होंगे प्यारे बच्चों? बराबर। अगर हम इन दोनों कोणों की बात करें तो ये दोनों कोण कैसे होंगे प्यारे बच्चों? ये बराबर होंगे। अब बराबर क्यों होंगे? क्योंकि देखिए जैसे ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब, तो अगर यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कौन सा होता है? आपतन कोण। ठीक, ये देखिए परावर्तित किरण है और ये है अभिलंब, के बीच बनने वाला कोण क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। परावर्तन के नियम में जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो यहां पर हम लिख सकते हैं
कोण ए पी बी बराबर क्या होगा, कोण A1 P B1। क्यों बराबर हैं, तो इसको लिखें अगर हम, तो ये हो जाएगा हमारे परावर्तन के नियम से। इसको हम प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, ये इसलिए बराबर होंगे क्योंकि परावर्तन का क्या है, ये नियम है। अब देखिए अगला क्या कर सकते हैं, अगला अगर देखें तो अब अगर देखें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 90 डिग्री है, तो लिखेंगे कि कोण ए बी पी बराबर कोण किसके, B1 A1 P। क्यों बराबर हैं ये, इसको अगर लिखें तो ये क्यों बराबर होंगे, तो ये कैसे हैं, ये प्रत्येक समकोण है। देखिए प्रत्येक कैसे हैं, ये समकोण ऐसे ही दिख रहे हैं कि 90 डिग्री का ये कोण बना रहा है, तो प्रत्येक कैसे हैं, ये समकोण हैं। तो अगर ये समकोण है तब क्या होगा, देखिए अगर ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो अगला अपने आप जो तीसरा कोण बनेगा वो कैसा होगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, अगर दोनों त्रिभुजों की बात करें तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे प्यारे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो अब लिखेंगे कि त्रिभुज ए पी बी तथा, देखिए ए पी बी तथा त्रिभुज A1 P B1 ये कैसे हैं, ये समरूप हैं। ठीक, अगर यहां बात करें तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए प्यारे बच्चों, समरूप हो गए। ठीक, अब देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसे होती हैं, अनुपातित होती हैं। अगर हम देखें तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातित होंगी, तो अगर इसकी संगत भुजाएं अनुपातित हैं तो इसका मतलब, जैसे संगत भुजा का मतलब अगर इसका इस त्रिभुज का अगर हम लंब देखें तो A1 B1, इस त्रिभुज के अगर लंब की बात करें तो A1 B1 बटे इसके लंब की बात करें तो AB बराबर क्या होगा, इस त्रिभुज का आधार A1P बटे इस त्रिभुज का आधार तो B1 या BP। ठीक, अगर ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं प्यारे बच्चों, अगर समरूप हैं तो समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो अनुपातित होती हैं। अगर हम बात करें समरूप त्रिभुज की तो समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, अनुपातित होती हैं। तो अनुपातित होने का मतलब क्या है कि इसका लंब बटे इसका लंब बराबर इसका आधार बटे इस त्रिभुज का आधार। ठीक, ये हो गया। अब सबकी वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ पर, तो सबकी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो अब क्या हमको मिलेगा, देखिए A1 B1, अब अगर हम A1 B1 की बात करें तो A1 B1 क्या है, देखिए ये है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं, I से, तो ये हो जाएगा माइनस का I। AB क्या होगा, आप देखिए AB, तो AB मतलब ये देखिए ये है AB मतलब वस्तु की लंबाई और ये होगा O बराबर। अब देखिए A1P क्या होगा, A1P ये है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की लंबाई को भी से प्रदर्शित करेंगे तो ये माइनस भी हो गया। अब देखिए अगर हम BP की बात करें तो ये है
वस्तु की दूरी। ठीक, यहाँ देखिए ये यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी है और ये क्या है, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। तो अब इस प्रकार से अगर यहाँ देखें, देखिए अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या निकल कर आएगा, ये इस माइनस को अगर उधर लेकर चले जाएं तो I बाई ओ बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, v बाई यू। और जैसा कि हम देखें I बाई ओ को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं m, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, m के बराबर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा सूत्र मिलेगा जो कि क्या होगा, रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र m बराबर I बाई ओ बराबर क्या होगा, माइनस का v बाई यू। आशा करते हैं बहुत अच्छे से चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए एक बार और फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए रेखीय आवर्धन क्या होगा, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। m बराबर क्या होता है, I बाई ओ बराबर माइनस v बाई यू। ठीक, ये होता है रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र। अब अगर रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र के डेरिवेशन की बात करें तो अब इसका निगमन कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसमें एक अवतल दर्पण बनाएंगे, इसके सामने एक वस्तु हमने ए बी रखा, बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण एफ से होकर जाती है, दूसरी किरण जो सी से होकर जाती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। एक किरण अगर ये पी पर आपतित हो रही है तो ये भी कहां से होकर जाएगी, B1 से ही होकर जाएगी। तो ये सब किरणें एक दूसरे को बिंदु B1 पर काटती हैं, मुख्य अक्ष से डाला गया लंब A1 B1 वस्तु AB का प्रतिबिंब है जो कैसा होगा, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक होगा, उल्टा बन रहा है अगर देखिए तो वस्तु की इधर है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो वास्तविक उल्टा, और वस्तु देखिए इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। मतलब लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण वस्तु AB का वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब A1 B1 बनाता है। ठीक, अब दो त्रिभुज लेंगे APB ये हो गया, तथा त्रिभुज A1 PB1 इस त्रिभुज में। अब दोनों त्रिभुजों में अगर देखें तो देखिए ये कोण और ये कोण दोनों में क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कह सकते हैं परावर्तन के नियम से इसको लिख सकते हैं, क्यों हमने बराबर लिखा है। ठीक, उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद अगर देखें तो अब देखिए ये दोनों में क्या है, ये दोनों समकोण है, तो समकोण है तो इसको बराबर लिख सकते हैं। ठीक, अब दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं प्यारे बच्चों क्या होती हैं, अनुपातित होती हैं। अब संगत भुजा की बात करें, अगर इस त्रिभुज में देखेंगे A1 B1 P, ठीक, अगर हम इस त्रिभुज में देखेंगे तब क्या होगा, देखिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातित होती हैं। तो अब इसमें अगर देखेंगे तो इस त्रिभुज में A1 B1 P में अगर इसमें देखेंगे तो इसमें जो भुजा है हमारी वो ये है लंब, A1 B1 क्या है, लंब है। अब अगर इस त्रिभुज में बात करें APB में, अगर इस त्रिभुज में बात करेंगे तो ये AB क्या होगा, लंब। तो इसका लंब और बटे इसका लंब, संगत भुजा का मतलब जैसे अगर इसका लंब लेंगे तो इसका भी लंब लेना पड़ेगा। ठीक, अब अगर इसका आधार लेंगे, इसका आधार अगर ABP इस वाले त्रिभुज का अगर आधार लेंगे और A1 B1 P इस त्रिभुज का आधार, तो अब पहले चूंकि हमने A1 B1 P के लिए लिखा था तो इसका लंब बटे इसका लंब इस वाले त्रिभुज का, फिर इसका आधार बटे इस वाले त्रिभुज का आधार, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब जैसे A1 B1 क्या है, क्योंकि ये प्रतिबिंब की लंबाई है और प्रतिबिंब की लंबाई को I से व्यक्त करते हैं, ये माइनस का I हो गया। ठीक, ये है O, ऑब्जेक्ट वस्तु है, वस्तु की लंबाई है तो वस्तु की लंबाई को O से व्यक्त करते हैं, बराबर। अब देखिए A1P क्या है, A1P ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को भी से प्रदर्शित करते हैं, माइनस का भी हो गया। ठीक, अब देखिए ये BP क्या है, ये है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं, माइनस का U हो गया। अब देखिए ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, इस माइनस को यहाँ लेके चले जाएंगे तो माइनस हो गया। और चूंकि I बाई O को हम क्या लिख सकते हैं, I बाई O को हम लिख सकते हैं M। तो इस प्रकार से हमारे पास रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र आ जाएगा M बराबर कितना, I बाई O बराबर माइनस का V बाई
यू हो जाएगा। ठीक, चलते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं, जो कि आंकिक प्रश्न जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे देखिए m बराबर क्या है, I बाई ओ बराबर माइनस का v बाई यू, ये है हमारे पास सूत्र। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि I क्या है, I है प्रतिबिंब की लंबाई। I क्या होगा इसमें, ये है प्रतिबिंब की लंबाई। O क्या है, ऑब्जेक्ट है ये, मतलब वस्तु की लंबाई। ठीक, V क्या है, V है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, U क्या है, U है वस्तु की दूरी। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर प्रतिबिंब जैसे सवालों में आपको दिया गया है, अगर प्रतिबिंब कैसा है, देखिए अगर प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा, ठीक, प्रतिबिंब कैसा है, अगर आभासी एवं सीधा है, तो अगर यहां पर देखें तो प्रतिबिंब कैसा है, अगर आभासी और सीधा है, तो अब जब भी सवालों में आपको लिखेगा कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी एवं सीधा है, तो उसके लिए आवर्धन हमको क्या लेना है। देखिए आभासी और सीधा, जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो पीछे बनेगा। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के क्या बनेगा, पीछे बनेगा। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा भी होगा वो पॉजिटिव होगा और u क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस प्रकार से m का मान जो रखना है हमको, वो रखना है पॉजिटिव। ठीक, अगर प्रतिबिंब कैसा है, आभासी एवं सीधा है, तो उसके लिए जो आवर्धन होगा वो क्या हमको लेना है, हमेशा धनात्मक लेना है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर प्रतिबिंब कैसा है, आभासी एवं सीधा है, तो आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन को क्या रखना होगा, हमको हमेशा पॉजिटिव रखना होगा। जैसे सवालों में अगर कहता है कि वस्तु का जो है 3 गुना आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो आभासी प्रतिबिंब बना 3 गुना, मतलब m बराबर प्लस का 3 लेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखें यदि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बन रहा है। ठीक, प्रतिबिंब कैसा है प्यारे बच्चों, अगर वास्तविक एवं उल्टा है, तब इसके लिए आवर्धन कैसे लेंगे, तब इसके लिए आवर्धन जो है वो होगा निगेटिव। सवालों के लिए ये दो बात बहुत आपको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, तभी आप सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, अगर प्रतिबिंब कैसा है, आभासी एवं सीधा है, तो आवर्धन कैसे लेंगे, पॉजिटिव। और अगर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, तो आवर्धन को कैसे लिया जाएगा, उसको नेगेटिव लिया जाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और तीसरा पॉइंट क्या इसमें दिया रहेगा कि जो मान ज्ञात हो, जो मान ज्ञात हो मतलब जो मान दिया है उसमें
चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। जो मान ज्ञात हो उसमें क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं, तथा जिसे ज्ञात करना होता है उसमें चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से तीनों ध्यान रखना है, तो आसानी के साथ जितने भी सवाल मिलेंगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसमें जो पॉइंट आपको ध्यान रखना, पहला, यदि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा है तो आवर्धन को कैसा लेना है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव लेना है। अगर सवाल में दिया है कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है तो आवर्धन को कैसे लेना है, निगेटिव लेना है। और तीसरा पॉइंट क्या होगा कि जो मान ज्ञात हो उसमें चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं, तथा जिसे ज्ञात करना होता है उसमें चिन्ह परिपाटी का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आपको नोट्स अच्छे से बना लेना है। जब आप आंकिक प्रश्न इसमें सॉल्व कराए जाएंगे आपको, तब चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसको हमको पढ़ना है चिन्ह परिपाटी, जो कि सवालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, यहाँ चिन्ह परिपाटी। देखिए चिन्ह परिपाटी में क्या होगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ एक बनाएंगे अवतल दर्पण और एक बनाएंगे उत्तल। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए ये हमारा दर्पण है अवतल, ये हमारा जो दर्पण है वो है उत्तल। जैसा कि 9th में आप लोग पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति में, उसमें देखिए ये वाला जो अक्ष होता है इसको हमेशा धनात्मक लिया जाता है, ये वाला जो अक्ष होता है इसको प्यारे बच्चों हमेशा धनात्मक लेते हैं, ये जो होगा ये हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, और ये भी हमेशा क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। ठीक, इसमें अगर देखेंगे तो ये अक्ष पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, निगेटिव होगा, और ये भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो चिन्ह परिपाटी को अगर आप अच्छे से सीख लेंगे तो बहुत क्लियर तरीके से आप सवालों को अच्छे से लगा पाएंगे। ठीक, अब देखिए इसमें करना क्या है। सबसे पहले अगर हम अवतल दर्पण के लिए देखें, देखिए इसमें एक चार्ट टाइप का बना लेते हैं हम लोग, जिसको आपको सीखने में आसानी हो। देखिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ
अवतल दर्पण के लिए क्या होगा, और ये है उत्तल दर्पण। ठीक, अब देखिए सबसे पहले यहां अगर ध्यान रखें तो अगर हम वस्तु की बात करें, वस्तु की दूरी जिसको प्रदर्शित करते हैं u से, तो देखिए वस्तु की दूरी क्या होगी प्यारे बच्चों, अगर हम वस्तु की बात करें तो वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखी जाती है। वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाएगी, बाईं ओर। और अगर वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है तो इसका मतलब क्या है कि अगर वस्तु को हम बाईं ओर रखते हैं तो वस्तु की दूरी, देखिए जितनी भी दूरियां हैं वो सभी ध्रुव से मापी जाती हैं। तो अगर ये ध्रुव से इस वस्तु की दूरी देखें तो ये है वस्तु की दूरी, इसको कहते हैं u। ठीक, अब देखिए ये दूरी जो है कहाँ है, ये दूरी किस अक्ष पर है, वो नेगेटिव वाले अक्ष पर है। किस अक्ष पर है प्यारे बच्चों, वो नेगेटिव वाले अक्ष पर है। तो इसका मतलब यहां से जो इसकी दूरी है वस्तु की वो क्या होगी, नेगेटिव। ठीक, अब यहां अगर इसमें देखें उत्तल दर्पण में तो ये भी वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी इसमें भी क्या होगी, वो नेगेटिव। कहने का तात्पर्य क्या है कि पहली स्थिति में जब हमको वस्तु की दूरी चाहे उत्तल दर्पण दिया हो चाहे अवतल दर्पण दिया हो, अगर वस्तु की दूरी लेना है तो वस्तु की दूरी को हम हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे सवालों में। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया आपका पहला। चलिए, आशा करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी हमको किसी भी प्रश्न में वस्तु की दूरी अगर लेना है तो वस्तु की दूरी को हमेशा प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम हमेशा उसको चिन्ह परिपाटी में जब यूज करेंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे, उसको कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, अगर हम प्रतिबिंब की दूरी की बात करें, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक, प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं भी से। तो अगर हम प्रतिबिंब की दूरी की बात करेंगे तब क्या होगा, देखिए जैसे इसमें दो कंडीशन होंगी। अगर हम प्रतिबिंब की दूरी की बात करें तो इसमें प्यारे बच्चों क्या होगा, दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक, पहली कंडीशन क्या है इसमें, जैसे अगर हम दो स्थितियों की बात करें, देखिए जब तक पहली कंडीशन में, जैसे देखिए ज्यादातर स्थिति में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, वो वास्तविक बनता है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब इसमें जो वस्तु की दूरी है वो ग्रेटर देन किसके होनी चाहिए, फोकस दूरी के। मतलब u इज ग्रेटर देन f, मतलब जो वस्तु की दूरी है सवालों में अगर जो वस्तु की दूरी दिया रहेगा वो जो है अगर फोकस दूरी से ज्यादा है, तो फोकस दूरी से अगर ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में हमको जो प्रतिबिंब लेना है वो, क्योंकि प्रतिबिंब ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो इस साइड में बनेगा। अगर इस साइड में बनेगा तो अगर मान लेते हैं प्रतिबिंब जैसे यहाँ बन रहा है तो प्रतिबिंब अगर यहाँ बनेगा तो ये हो जाएगा भी, तो ये किस अक्ष पर है, नेगेटिव वाले अक्ष पर है। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक, अब अगर दूसरे कंडीशन की बात करें, इसमें अगर u इज लोअर देन f, मतलब जो वस्तु की दूरी दिया है सवाल में वो क्या है, फोकस दूरी से कम है,
जो वस्तु की दूरी है वो फोकस दूरी से कम है, क्योंकि फोकस दूरी भी सवाल में दिया रहेगा, वस्तु की दूरी भी दिया रहेगा। तो अगर वो कम है तो ऐसी स्थिति में आपको भी को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ये सवालों में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका पीछे बनता है, और जब प्रतिबिंब इसका पीछे बनेगा तब ये हो जाएगा भी, और ये दूरी जो होगी वो कैसी होगी, तब पॉजिटिव हो जाएगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और चूंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, अगर हम बात करें उत्तल दर्पण में, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव पीछे ही बनता है। तो इसलिए इस दर्पण में जो हम प्रतिबिंब की दूरी लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक, आशा करते हैं यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तभी आप सवालों को आसानी के साथ कर पाएंगे। तो आपको प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये पॉइंट जो है आपको बहुत अच्छे से सीखना है, तभी आप सवालों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो फोकस दूरी की, अगर फोकस दूरी की बात करें फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर अवतल होगा तो उसका फोकस इधर ही होता है, तो अगर उसका फोकस इधर होगा तो ये अगर फोकस है तो इसके बीच की जो दूरी होगी वो फोकस दूरी होगी, और ये कौन से अक्ष पर है, निगेटिव है। तो अगर अवतल दर्पण होगा तो उसके लिए जो फोकस दूरी है वो हमेशा प्यारे बच्चों क्या लेना है, निगेटिव लेना है। ठीक, अगर उत्तल दर्पण होगा तो F का मान क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है। ठीक, ये हो गया हमारा फोकस दूरी। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब अगले पॉइंट में अगर हम आए तो वस्तु की लंबाई, इसको O से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर वस्तु की लंबाई का जब जिक्र होगा तब क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए वस्तु की लंबाई, वस्तु यही है दोनों में, तो ये जो अक्ष है, ये जो लंबाई है वो ये वाला अक्ष काम करेगा। तो अगर ये वाला अक्ष काम कर रहा है दोनों में, तो ये वाला अक्ष कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब O का मान हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, चाहे वो कौन सा दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या फिर चाहे उत्तल दर्पण। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर हम देखें तो अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, ये है प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, अगर हम यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई की बात करें तब क्या निकल कर आएगा, देखिए चलिए प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे व्यक्त करते हैं, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। तो अब प्रतिबिंब कैसा होगा, देखिए अगर इसमें भी अब दो कंडीशन लागू होंगे, दो कंडीशन कौन कौन से लागू हो सकते हैं। अब देखिए इसमें वही पहली कंडीशन, अगर u इज ग्रेटर देन f है, मतलब जो वस्तु की दूरी है वो क्या है, फोकस दूरी से ज्यादा है। जो वस्तु की दूरी है अगर वो फोकस दूरी से ज्यादा है, तो चूंकि प्रतिबिंब इसमें कहाँ बनेगा, वास्तविक, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। अगर यहाँ पर देखें तो उल्टा अगर बन रहा है तो उल्टा बन रहा है, तो कौन सा अक्ष प्यारे बच्चों काम करेगा, ये वाला अक्ष काम करेगा। तो इसका मतलब जो हम लंबाई लेंगे इसमें क्या लेंगे, वो लेंगे निगेटिव। ठीक,
अब अगर यहाँ f इज ग्रेटर देन u, मतलब जो फोकस दूरी है अगर वो वस्तु की दूरी से ज्यादा है, तो वस्तु की दूरी से अगर ज्यादा है तो क्या होगा, तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा। अगर पीछे बनेगा तो ये सीधा बनेगा, अगर सीधा बन रहा है तो इसका मतलब ये वाला अक्ष काम कर रहा है, तो ये कैसा होगा, तब पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब यहां अगर बात करें तो चूंकि यहां पर जो प्रतिबिंब सदैव सीधा ही बनता है, तो ये कौन सा अक्ष काम करता है, तो ये प्लस वाला अक्ष काम करता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये चिन्ह परिपाटी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक, अगर ये चिन्ह परिपाटी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं तो सवाल आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाएंगे। इस टॉपिक पर जितने भी आधारित सवाल होंगे आप उसको बहुत शानदार तरीके से सॉल्व कर पाए। तो आज हमने दो चीजों को कवर किया। जो पहला हमारा था वो क्या था, देखिए आज जो हमने कवर किया वो पहला टॉपिक था हमारा रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन और उसके लिए सूत्र का हमने अच्छे से डेरिवेशन सीखा। ठीक, और दूसरा टॉपिक इसमें हम लोगों ने क्या कवर किया, दूसरा टॉपिक जो हमने इसमें कवर किया वो था चिन्ह परिपाटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और अक्सर बच्चों को ये चिन्ह परिपाटी जो है वो बहुत अच्छे से सिखाई नहीं जाती है, इसलिए इसमें हमेशा बच्चों को दिक्कत होती है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसे ही शानदार क्लास आपके लिए लेकर आते रहेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।